जी पढ़ते हैं, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, पौधों में जनन। क्या पढ़ना है? पौधों में जनन। ये ऑल क्लास में है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में है। पौधों में जनन पढ़ते हैं। पौधों में जनन कहने का अर्थ एगो पौधा से दोगो पौधा कैसे हो जाता है, मतलब पौधों में कैसे जनन होता है, एक पौधा से दो पौधा कैसे बनता है, दो पौधा से चार पौधा कैसे बनता है। आज इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे अच्छे से। चलिए देखिए, पौधा जानते हैं, पौधा माने क्या? पौधा एक सजीव है। पौधा क्या है? एक सजीव है। और जनन, जनन क्या है? तो देखिए, जनन एक प्रक्रिया है। जनन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान की पैदा करता है। जनन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान को क्या करता है? पैदा करता है। तो जनन दो टाइप से होते हैं। कुछ जनन के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बाद पौधे में जनन पढ़ेंगे। जनन दो टाइप से, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन जिसमें माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसमें एक ही शरीर से बच्चे पैदा हो जाते हैं, मतलब शरीर एक ही रहता है और उसी से बच्चे पैदा हो सकते हैं कि इसी में से एक भाग पैदा हो जाता है, इसी में दोनों भाग हो जाते हैं, नर भाग भी मादा भाग भी, दोनों भाग एक ही में हो जाते हैं। तो जिसमें एक ही पेरेंट्स भाग लेते हैं तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनन, और जिसमें दोनों पेरेंट्स भाग लेते हैं, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, तो उसे कहते हैं लैंगिक जनन। तो पौधों में लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। तो चलिए पढ़ते हैं पौधों में जनन के बारे में। तो देखिए, पौधों में जनन पढ़ना है तो सबसे पहले पौधा में जनन जो होता है कहाँ पर होता है? तो पौधों में जो जनन होता है ना, वो फूल में होता है, पुष्प में होता है। समझ, वो पुष्प में होता है जनन। पौधे के किस भाग में, कोई पूछेगा पौधे के किस भाग में जनन क्रिया होती है, तो पौधों के पुष्प में जनन क्रिया होती है, पौधों के पुष्प में। अब देखिए, ये पुष्प है। पुष्प में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पुष्प में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग। देखिए, पुष्प में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पुष्प में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पुष्प में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पुष्प में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग। ठीक है, पुष्प में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। इससे सबसे नीचे वाले भाग को कहा जाता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज से नीचे वाले कहा जाता है बाह्य दल पुंज। इससे ऊपर वाले को थोड़ा कहा जाता है दल पुंज। ठीक है, इसको कहा जाता है पुंकेसर। पुंकेसर को ही नर भाग कहते हैं। ये पुष्प का नर भाग है। ये पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग। और इसको कहा जाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर, और स्त्री केसर को ही पुष्प का मादा भाग कहा जाता है। ये मादा भाग है। ठीक है, पुष्प के मुख्यतः 4 भाग से, पहला बाह्य दल पुंज, उसके बाद दल पुंज, उसके बाद स्त्री केसर, उसके बाद पुंकेसर। क्वेश्चन आते हैं, पुष्प के कौन से भाग को नर भाग कहते हैं? तो पुंकेसर को नर भाग कहते हैं। कौन से भाग को मादा भाग कहते हैं? तो स्त्री केसर को मादा भाग कहते हैं। ठीक है, अब ये पुष्प है, पुष्प के 4 भाग, बाह्य दल पुंज, स्त्री केसर और पुंकेसर। पहले इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। बाह्य दल पुंज किसे कहते हैं? आप पुष्प में देखे होंगे, पुष्प के सबसे नीचे में देखिएगा सटा हुआ रहता है ये पुष्प से, ऐसे करके ये सटा हुआ रहेगा और हरे रंग का होगा। कैसा होगा? हरे रंग का पुष्प। ये पुष्प के सबसे नीचे वाला भाग है और ये हरे रंग की रचना होती है। कैसे होती है? हरे रंग की, जिसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कैलिक्स कहा जाता है। कैलिक्स, इसको अंग्रेजी में कोरेला कहा जाता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में एंड्रोसियम कहा जाता है। गाइनोसियम, इसको गाइनोसियम, इसको एंड्रोसियम कहा जाता है। एंड्रोसियम। ठीक है,
कैलिक्स यानी बाह्यदल पुंज, ये पुष्प के सबसे नीचे वाला भाग है, ये हरे रंग की होती है। ये पुष्प, ये कम से कम समझिए ना, दो गो, इसकी संख्या 2 होती है, कम से कम 2 होती है। अब है दल पुंज। बाह्यदल पुंज से जस्ट ऊपर देखिएगा तो वो दल पुंज होता है जो पुष्प की आकार बताता है, रंग बताता है। जो पुष्प आप लोग देखते हैं ना, कहते हैं ये गुलाब कलर का है, ये हरा कलर का है, ये लाल कलर का है, तो ये पुष्प का जो रंग बताता है वो कौन बताता है? दल पुंज। वो ऊपर में जितने भी आप देखते हैं ऐसे करके लगा रहता है फूल टाइप का, ऊपर में जो भी दल दल टाइप का, तो क्या है? दल पुंज, मतलब उसी को कहते हैं दल पुंज। जो पुष्प पूरा पुष्प को घेर कर रखता है, वही दल पुंज ही पुष्प को पूरा क्या करता है? घेर कर रखता है। ये बाह्यदल पुंज से जस्ट ऊपर होता है और इसकी संख्या पुष्पों की जाति पर निर्भर करता है। किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8, किसी में 10 भी हो सकते हैं। किसकी संख्या? दल पुंज की संख्या। और ये पुष्प के रंग को बताता है। अब है स्त्री केसर। स्त्री केसर ये पुष्प का मादा भाग है। ये पुष्प का क्या है? मादा भाग। देखिए ये पुष्प का मादा भाग है, ये इस टाइप से होते हैं। ये पुष्प का इस टाइप से बन का ही नहीं रहा है। चलिए आराम से इस टाइप से समझिए ना, होता है। ये पुष्प का मादा भाग है, यहाँ पर अंडाशय होता है। इसको बोला जाता है वर्तिका। वर्तिकाग्र इसको बोला जाता है, वर्तिकाग्र इसको बोला जाता है वर्तिका, इसको बोला जाता है अंडाशय। यहाँ पर अंडाशय होते हैं, यहाँ से एक नली जुड़ी हुई होती है, यहाँ से एक नली, यहाँ से एक जुड़ी हुई है। यहाँ पर अंडाशय, ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र होती है। अब देखिए ये पुष्प का क्या है? मादा भाग है। इसमें अंडा क्या पाया जाएगा? अंडाणु पाया जाता है इसमें, ठीक है। और इसमें जो है अंडाणु पाया जाता है और ये निषेचन क्रिया में भाग लेता है, परागन में ये भाग लेता है। निषेचन होता है जंतु में, इसमें होता है परागन। इसमें क्या होता है? परागन, ठीक है। इसमें परागन क्रिया होती है, और जब जंतुओं में वो क्रिया होती है तो उसे निषेचन क्रिया कहते हैं, इसमें परागन क्रिया होता है। तो चलिए ये है स्त्री केसर, ये पुष्प का मादा भाग है, ये परागन में भाग लेता है, ऐसा कह सकते हैं। ये पुष्प का मादा भाग है, ये परागन में भाग लेता है। और ये है पुंकेसर, ये पुष्प का नर भाग है, ये भी परागन में भाग लेता है। इसमें परागकण पाए जाते हैं, यही परागकण। जब ये परिपक्व हो जाता है ना, पूरा पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, एक सही समय पर आने पर ये अपने आप फूट जाता है। और जब ये अपने आप फूटता है तो इसमें परागकण होते हैं, यही परागकण ये पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पराग चिपक जाता है। और यहाँ पर नली जुड़ी रहती है, बोले हैं ना, ये नली जुड़ी रहती है इस टाइप की, ये नली जुड़ी हुई है अंडाशय तक। अब यहाँ पर ये चिपकेगा, इस चिपके होते इस नली से होते हुए सीधे आ जाएगा, यहाँ पर जो अंडाणु रहेगा इससे मिल जाएगा। और जब ये मिल जाएगा तो क्या करेगा? यहाँ पर बीज का निर्माण कर देगा। किस चीज का निर्माण करेगा? बीज का। और बीज से बन जाएगा बीजांड, बीजांड से परागकोश, परागकोश से फिर बनेगा फल। इसी टाइप से तब फल बनता है, तब फिर वही बीज को हम लोग अलग में क्या करते हैं? बो देते हैं, तो फिर नया पुष्प हो जाता है कि नहीं? तो जब पुष्प का अपने उसी, मतलब कहिए कि उसी पुष्प के परागकण से, परागकोश से, ये परागकोश है, परागकोश से परागकण निकल कर उसी पुष्प के यदि वर्तिकाग्र तक पहुंचा तो ये इसको कहेंगे स्वपरागन, मतलब अपने पुष्प में क्या हो गया? परागन हो गया। और यदि इसी का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो उसको कहेंगे पर परागन, मतलब परागकण इसका मगर गया किसके? दूसरे पुष्प के। वो कैसे हो जाता है? तो कभी कभी होता क्या है कि मान लीजिए मधुमक्खी सब आके बैठता है ना पुष्प पर, मधुमक्खी मकड़ी ये सब, तो वो आया मान लीजिए इस पर बैठ गया, तो उसके पैरों में क्या हो गया? चिपक गया वो पदार्थ, परागकण गाढ़ा पदार्थ होता है, वो चिपक गया। अब वो चिपक गया, वो गया दूसरे पुष्प पर बैठ गया, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर यहाँ पर आके बैठ गया, तो वो पदार्थ उसमें चिपका हुआ है, यहाँ पर बैठा, वो भी पदार्थ इसमें चिपक गया इस वर्तिकाग्र। बस आराम, ये वैसा समय में रहेगा तो ये इस नली से होते हुए अंडाशय तक पहुंचेगा, तो इसमें परागन क्रिया हो जाएगी। तो पुष्प का ये था इसका परागकण, मगर हो गया इसमें, जिसको कहेंगे पर परागन।
देखते हैं कभी कभी क्या होता है, उजला फूल में ललका फूल हो जाता है, ललका फूल में उजला फूल हो जाता है, गाछरे का उजला फूल का हो जाता है ललका, कभी कभी ऐसा होता है। क्यों कि परागकण इस ललका फूल का होगा, इसलिए उसमें उजला फूल होते हुए भी ललका फूल होगा। जेने पप्पा ओने ना बेटा बेटी, पप्पा पर डिपेंड करता है, बेटा बेटी ज्यादातर डिपेंडेंट होता है पप्पा पर, मम्मी पर भी होती है, मम्मी पर कम डिपेंड होती है, पप्पा पर ज्यादा डिपेंड होता है, समझ। चलिए देखिए, पुष्प का 4 भाग समझा दिए। पुष्प में ये देखिए परागन क्रिया कैसे होता है, ये मान लीजिए क्या है, ये स्त्री केसर है, और ये देखिए ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर है, ठीक है। ऐसे पोस्ट में बटे होते हैं, इसमें परागन रहते हैं, परागकण, ये परागकोश है, इसमें परागकण रहते हैं। एक ऐसा निश्चित समय आता है कि ये पूरा पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, परिपक्व हो जाता है तो ये अपने आप फूट जाता है। जब ये फूटेगा तो ये परागकण, ये जो पदार्थ है इस पर आकर के गिरेगा, और जब इस पर आके गिरेगा तब परागन क्रिया संपन्न होगी। इसी को कहते हैं पौधों में जनन होना। परागन क्रिया होना मतलब पौधों में जनन होना। चलो।